हेलो। नमस्कार। क्या आ रहे हैं? ओके। आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों के साथ मैं 1 घंटे गुजारूंगी अपनी कविताओं को पढ़ते हुए और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो आज मुझे सुनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सोच विचार कर रही हूँ कैसे शुरू करूँ, क्या सुनाऊँ, इत्यादि इत्यादि। आप जानते हैं हम लोग जिस समय में अभी हैं, उस समय इस समय में कविता की प्रासंगिकता अपने ढंग से है, लेकिन मैं आज अपनी कुछ वैसी कविता आप सबों को सुनाऊंगी जिससे आपको स्त्री चिंतन के बारे में थोड़ा पता चले। मुझे ऐसा लगता रहा है इधर जो कुछ भी मैंने सुना और बहुत प्रबुद्ध लोगों से सुना जो हिंदी कविता पे लाइव हुए और बोलते रहे, कि इन कविताओं को अभी और सुनाने की ज़रूरत है और मनन करने की ज़रूरत है। शायद कोई जल्दीबाजी नहीं है। कविता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप तुरंत उसके साथ कुछ सलूक करें, समय लगता है। पूरा जीवन लग सकता है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं अपने 3 संग्रहों से और कुछ बाद की जो कविताएं हैं, थोड़ी वैसी भी कविताएं मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। एक बात जो मुझे सजेस्ट की गई और जिसको मैं समझती हूँ कि ये सही बात है कि मैं कुछ अपनी वैसी कविताएं सुनाऊं जिनके लिए मुझे लोग जानते हैं, लेकिन जब हम सब साथ हैं अभी, तो वो भी ऐसे समय में, तो शायद उनको पढ़ना भी सही है। एक दोहराव ही सही, लेकिन उससे हमारा संबंध मजबूत होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो स्त्री कविता का अपना एक रोमान है, इसलिए आज मैं कुछ अपनी प्रकृति पर जो कविताएं लिखी हैं वो मैं सुनाऊंगी। इसलिए भी कि प्रकृति के साथ जो हमारा व्यवहार है और जिस तरह से हमने उसका दोहन किया और उसे नष्ट किया है, उसके पीछे एक चिंतन है कि स्त्री के साथ ऐसा किया जा सकता है, और वो करेगी भी तो क्या करेगी। तो अभी जो कुछ हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इस तरह की सोच का कैसा परिणाम निकल सकता है। तो ये बार बार कहने की चीज़ें नहीं हैं, मैं अभी कह रही हूँ ताकि जब मैं पढ़ने लगूँ तो बीच में मैं ज़्यादा बात न करूँ, एक समझ बने। हमारी राजनीति क्या है, ये भी बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ मैं कि भारत में जो स्त्रीवाद है उसकी राजनीति समाजवादी है, साम्यवादी है। वो रास्ता हमारा बनता है एक साथ, और अभी तक तो कम से कम एक फ़र्क भी है जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, फिलोसॉफिकल टर्म्स में भिन्नता कहते हैं, वो भी है। उसका भी होना ज़रूरी है, नहीं तो एक बड़ी मछली दूसरी को खा ना जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ चलने की हमारे अंदर एक तमीज़ होनी चाहिए और दूसरों को समझने की भी तमीज़ होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र चल भी नहीं सकता, आप जानते हैं। तो पहली कविता है शाम में एक कामना। किसी राह को कहूँ अपनी राह, किसी विस्मृत सुख को एक सुख, किसी की नींद में जा लेटूं, जगूं किसी मीठे स्वप्न की बाह में। ऐसी है कामना इस शाम,
ढल जाने पर इसके लेकिन क्या बची रहेगी वह राह सुलगती सी, याद में घुली मिली सुख की आकांक्षा। नींद एक मोह सी व्याप्त रोम रोम में, स्वप्न में तैरती दो आंखें हंसों सी। मैं तारों का एक घर, स्त्री ब्रह्मांड का हिस्सा है, ज़्यादा क्लोज है उसके, मुझे तो लगता है। मैं तारों का एक घर, न जाने कितने तारे मेरी आंखों में आ आकर ध्वस्त होते रहे हैं। उनकी तेज रोशनी, गहन ऊष्मा उनकी आकर मेरी आंखों में बुझती रही है, और मैं इन तारों का एक विशाल दीप्त घर बन गई हूँ, जिसमें मनुष्यों की भांति ये मरने आते हैं। आज भी हर रात एक तारा उतरता है मुझ में, हर रात उतना ही प्रकाश मरता है, उतनी ही ऊष्मा चली जाती है कहीं। एक तारा बस। देर तक भीतर ढोल पर हल्की थाप सा बजता रहा था वह आत्म प्रलाप, जिसे बार बार अनसुना करने की कोशिश मैं करती रही। जाने कब तक एक पत्ते सा डोलता रहा वह दुख, जिसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दिन के उजाले में बदल चुकी थी चांदनी रात, सामने का हर श्रृंगार झरकर शांत हो चुका था। एक तारा था बस, जो डूबने का नाम नहीं ले रहा था। शताब्दियों से देखता आया था जो इस दुख की पुनरावृत्ति। एक कविता है आघात। मैं अब थोड़ा अपने भीतर जा रही हूँ, इसकी कविता के भीतर। आघात। इस पहर एक आवाज़ आती है अपनी ही सांस चलने की। इस पहर एक आवाज़ आती है अपनी ही सांस चलने की। इस पहर मेरे ही प्राणों के स्पंदन से चलती है यह सृष्टि। इस पहर चीज़ों के यूं होने का मैं ही हूँ दुखद उद्गम। इसी पहर एक चिड़िया अपने घोंसले में स्वप्न देख रही है। इसी पहर एक चिड़िया अपने घोंसले में स्वप्न देख रही है कि यह दुनिया सुंदर हो रही है। एक स्त्री अपनी व्यथा को उतार कर रख रही है एक तरफ, चिरपरिचित अपने परिधान, अपने लंबे बालों को खोलकर दोबारा बांध रही है, जैसे किसी तैयारी में हो, कहीं जाने की उत्सुकता हो उसमें, एक सादगी में जैसे वह उतरना चाहती हो, पार करना चाहती हो जैसे कोई नदी। वह पार उतर भी जाती है, जाती हुई दिखती है फिर उधर जिधर प्रकृति है और हरितिमा, नए परिधान उसके, जिसमें प्रसन्नचित्त वह प्रतीक्षा करती है नए आघात की। वह कुछ सुकून चाहती है, इतनी प्रताड़ना नहीं, इतनी हिंसा नहीं, इतना मार काट नहीं, इतना जलाया जाना नहीं। वो रुकना चाहती, सांस लेना चाहती, कोई उसकी गर्दन पर अपने ठेहुने को न रखे। नया एकांत। आखिरकार अपनी भाषा में हूँ सुकून से, आखिरकार अपनी भाषा में हूँ सुकून से। मुझे खोजने आ सकते हैं मेरे प्रेमी, मैं मिलूंगी भी अब शायद उन्हें सजी धजी उनका स्वागत करती। अब मुझ में कोई संशय नहीं, न भीरुता पहले वाली,
ज़रा भी रहस्यमय नहीं रहूँगी अब, जैसे मैं थी जब नहीं समझती थी भाषा के तिलिस्म को, उसके विस्तार को। इस समय कितनी सहज हूँ मैं, इस समय कितनी सहज हूँ मैं, साधारण, कितनी साधारण, सचमुच जैसी मैं हूँ, अपनी कविता में जीवन की समझ की तरह, व्यथित आनंदित एक राग की तरह खुद को गाती, बेफिक्र जैसे कोई नदी चुपचाप बहती किसी जंगल में। अपनी भाषा में फिर भी कितनी सबके साथ हूँ, बिना किसी द्वेष और स्पर्धा के। जो झिझक है थोड़ी बहुत दूसरों को लेकर, वह कविता की ही है। वह खुद उसे झाड़ लेगी जब वह नया समाज बना लेगी। इसका यकीन है भाषा को ही। मैं हूँ सुकून से जैसे पहले कभी न थी, आश्वस्त कि प्रेम पहचान लेगा इस नए एकांत को। मैं आप लोगों को इसकी कविता में प्रकृति का जो रोमान है उसकी कुछ कविताएं सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं राजनीतिक कविताओं पर आऊँगी, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक कविता है, रात को एक बार देखा था, समय की सांस पर जैसे लेटी हुई मैं आ और जा रही थी इस लोक से उस लोक में। देख रही थी घनातम चमक रहा था। एक चमकीली रात लेटी थी उधर अपने पूरे सौंदर्य में। नीले सफ़ेद फूलों से सजी थी उसकी देह। वह सचमुच एक अप्सरा दिख रही थी। समय के हाथों जैसे अचानक मैं चुन ली गई थी देखने के लिए किस तरह रात स्वप्न में बदलती है, कैसी उसकी सांस हवा बनती है। बाद में नीले सफ़ेद फूल मेरे चेहरे पर पड़े मिले थे, जैसे वे सौंदर्य के रहस्यमय चिन्ह हों, जिसे साबित कर सकूं रात को एक बार देखा था मैंने यूं। कविता है मेरी सखी ललिता। यहाँ ललिता कोई और नहीं, प्रकृति ही है। और इससे ये भी पता चलता है कि स्त्री कितने अलग ढंग से प्रेम कर सकती है और उसके प्रेम का विस्तार क्या है। पुरुष बार बार उन्हें सिर्फ अपने ही को प्रेम करने के लिए मजबूर न करें। उससे संसार छोटा होता है, ज़्यादा क्रूर भी। मेरी सखी ललिता। स्थिर जल वाले तालाब के किनारे, वहीं जहां आम के घने पेड़ों की छाया है, मंद मंद हवा जहां बहती है शीतलता लिए, वहीं जहां हम मिले थे पिछले जन्मों में, अपलक देखते रह गए थे एक दूसरे को, जब लगा था सारी दुनिया सुंदर है, कहीं कुछ भी कुरूप नहीं। वहीं आना अपने सुनहरे केश खोले, हाथों में लिए श्वेत कमल, होठों पर बिठाए वही अविस्मरणीय मुस्कान जिससे वातावरण में हलचल सी पैदा हुई थी। जहाँ तहाँ से उड़कर आए थे अनेक पक्षी देखने हमारा यह मिलन। उसी स्थिर जल वाले तालाब के किनारे, आम की गाछियों की सांवली छाया में आना मिलने, बताने फिर से कितने हजार वर्षों का हमारा साथ है,
कितने हजार वर्षों से तुम रही हो ऐसी ही, इतनी ही सुंदर प्रकृति मेरी सखी ललिता। और उसका क्या हुआ फिर, इस प्रकृति का, उसका यथार्थ क्या है? इस कोरोना समय में ऐसी कविताओं को पढ़ते हुए इनका अपना एक अलग अर्थ भी है। क्या प्रकृति अब एक स्वप्न सी बची हुई है या बची रहेगी? क्या हमारे समाप्त होने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हमने प्रेम नहीं किया, हमने क्रूरता की? एक दृश्य स्वप्न सा, एक दृश्य स्वप्न सा। एक डाल पर सोई थी दूसरी डाल, एक टहनी से सटी लगी थी दूसरी, एक पत्ता ढके था दूसरे को, सब बचाए हुए थे इस तरह खुद को बचाकर दूसरों को। बचे रहने का शायद सबसे सरल तरीका था, जो लाखों करोड़ों वर्षों से इस जंगल में सबको पता था। इसी तरह धरती के असंख्य प्राणी बचे रहे थे, मनुष्यों का समाज बचा रहा था। लड़ते हुए घनघोर बारिश, तूफान और एक दूसरे की क्रूरता से आए थे घेरने इन पत्तों, टहनियों, गिलहरियों, खरगोशों, चीतों को मनुष्य के साथ साथ जाने कितने क्लेश, बाधाएं कितने, लेकिन ये रहे गुथे एक दूसरे से, भीतर से जुड़कर कसकर पकड़े हुए खुद को। किए आंखें बंद, सुनते हुए प्रकृति की हर आवाज़ को, संतुलित किए हुए सांसों को इस तरह कि आ जा सकें सबके भय, मंशा सबकी साफ साफ सब तक। यह एक दृश्य है जो सुरक्षित है प्रकृति में अब, बस उसके एक स्वप्न सा। इस सब का परिणाम क्या है? हमारी नासमझी का परिणाम क्या है? नया अंधेरा, कत्ल की रात, धूप का सोचना, जहाँ मेरा देश था। पढ़ती हूँ, नया अंधेरा, कोई नया अंधेरा है इस बार, कोई नया अंधेरा है यहाँ इस बार, विचलित करने वाली सघनता है इसमें। सदी हुई इस तरह कि ढक दिया है इसने अंधेरे में भी दिख जाने वाली उन ढेर सारी चीज़ों को जिन्हें जानती थी हमारी इंद्रियां। बदल दिया है इसने उन तमाम परिचित आवाज़ों को जिनमें संगीत के अलावा थी चुंबनों और मनुहारों की अस्फुट ध्वनियाँ। इस अंधेरे को पहचानने आया था एक बच्चा जिसकी नींद में खलल पड़ा था। एक स्त्री आई थी पीले चेहरे वाली, लिए हाथ में आईना। एक आदमी उतरा था अपनी साइकिल से इसे देखने, सोचता हुआ कहीं भटक तो नहीं गया वो रास्ता। जहाँ सोच रही है धूप, खौफनाक आवाज़ें हैं जो फैल रही हैं वातावरण में। आने वाले कठिन दिनों की शुरुआत ये है शायद, जब लगभग सभी पक्षी बाहर हैं खुले में और मधुमक्खियाँ व्यस्त छत्ता बुनती पुराने घर के कमरों में। दोपहर की कड़ी धूप में शुरुआत होती है अनायास विचारों में संघर्ष की। यह दोपहर है 21वीं सदी की किसी शांत तालाब के किनारे, जहाँ 22वीं सदी पर सोच रही है धूप। कत्ल की रात कल ही गुजरी है सुबह की पहली ताज़ी हवा की सुगंध हृदय में अब भी बची।
है सुबह की पहली ताज़ी हवा की सुगंध हृदय में अब भी बची, मुस्कान अपने ही उस प्रेम के एहसास में जिसे भुलाना ज़रूरी हो गया है। बहुत दुख है इस समय में सबके लिए, उम्मीद फिर भी करनी है सुख की। खून के धब्बे दिखते हैं शहर की इमारतों पर, कत्ल की रात कल ही गुजरी है। देश के मानचित्र पर, मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझती बताना, इसमें ऐसे रेफरेंसेस हैं कि आप समझ सकते हैं कि कविता कब लिखी गई होगी और क्यों। देश के मानचित्र पर, जिस्म पर इतने जख्म, मन पर उससे भी ज़्यादा, देश के मानचित्र पर और भी ज़्यादा। एक तरफ ढेर जली लाशों का, एक तरफ टंगा हुआ पेट चीर कर मारा गया अजन्मा बच्चा, एक तरफ पथरा गई आँखें कंचों सी, देखे थे जिन्होंने बलात्कार बहनों बेटियों माशुकाओं के, उनके नुचे स्तन घायल गर्दन कटी फटी बाहें, थके ध्वस्त हुए अनगिनत शरीर कराहते लुढ़के, और इस हकीकत के भीतर बची वे तमाम औरतें नौजवान बच्चे बूढ़े, यातना शिविरों में खलबल मारे भय के। जहाँ मेरा देश था, कहाँ है हमारा देश? जहाँ मेरा देश था, कुछ दिनों पहले जहाँ एक राह थी, अब वहाँ एक दीवार है। कुछ दिनों पहले जहाँ एक राह थी, अब वहाँ एक दीवार है। थी जहाँ हमारी इच्छाएं, वहाँ लालच है सिर्फ। कामना थी जहाँ लहराती वासना है, जहाँ खुशी थी दुख की गहन छाया है। जहाँ सारा साहस था, वहाँ गजब की लाचारी है। जहाँ मेरा देश था, अब वहाँ एक बाजार है। वहाँ उस पेड़ पर बैठा पखेरू जैसा दिखता है जो, वह असल में कुछ और है। रंगीन आँखों वाली मछली जल में तैरती, दरअसल युद्ध में काम आने वाला एक मारक यंत्र है। पड़ोस में रहने वाले सामान्य से दिखते लोग खतरनाक गुप्तचर हैं, हमारा नाम पता बटोरते। दफ्तर में कोने में बैठने वाला क्लर्क करता है आजकल अपनी हैसियत से बड़ा काम। वह दर्ज कर रहा है मारे जाने वालों के नाम। मेरा प्रतिनिधित्व करती दिखती सरकार मेरी नहीं लगती। मेरा देश हथिया चुका है कोई और देश। खद है जो कुछ जैसा दिखता था वह वैसा नहीं अब। जहाँ जो कुछ था वहाँ नहीं अब। सहमति। खुशी खुशी चल रहा है सारा अत्याचार। खुशी खुशी चल रहा है सारा अत्याचार। अपने सिर उतार कर पेश कर रहे हैं लोग खुशी खुशी। अब तो अपना ही जल्लाद है जैसे है अपना नाई। वकील और डॉक्टर अपना एक, दर्जी भी एक अपना। वैसे ही ख़रीदार है अब सबका अपना अपना। ख़रीदता है जो सब कुछ, सारी देह सारा दिमाग, समूचा अंतःकरण, सारी सहमति। बेचते हुए कितना हल्कापन महसूस होता है, ख़रीदे जाते हुए कितना संतोष। यह तो बाज़ार ही जानता है अब, या बाज़ार में बिकती चीज़ें। ये स्वप्न समय की कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वप्न समय से।
एक मैं आप लोगों को आज अपनी लंबी कविता सुनाना चाहती हूँ, ताकि ये भ्रम दूर हो कि स्त्री कविता सिर्फ स्त्री के बारे में है या स्त्री सरीखी चीज़ों के बारे में है। मेरा मानना है कि स्त्री ज़्यादा विस्तृत यथार्थ है, वो सच का वैसा रूप है जिसको हम संकुचित करेंगे तो उससे बहुत यातना पैदा होगी और हो रही है। वो मैं बाद में पढ़ूंगी। अभी जो लोग चल रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, गिर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे जन रही हैं औरतें रास्ते में, ये कविता मैं उन लोगों के लिए उन लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ। और उन लोगों के हालातों को मेरा ख्याल है कि ये कविता दर्शा रही है। अनिद्रा में कुछ कम उदास करो मुझे मेरे देश, कुछ कम चाहो मुझसे, कुछ कम उदास करो मुझे मेरे देश, कुछ कम चाहो मुझसे। कितने बदहाल यहाँ के लोग, कितने कम लोगों की खुशी के लिए, फाका ज़दा दिन और वैसे ही रातें, कितने थोड़े भरे पेटों के लिए, जंगल के जंगल कारतूस और बंदूकों से लैस अब रात भर जगे रहते हैं पेड़। कुछ बच नहीं पा रहा, न मर्द, न औरतें, न बच्चे, न रात, न उसका रहस्य। अंधकार प्लास्टिक के फूल सा मामूली वस्तु भर, स्वप्न बुलेट से बिंधी एक आँख। अनिद्रा में तैयार हो रहा है एक नया देश। ये कहता है कारतूस। इतने वर्षों बाद हमारे जंगलों, खादानों, खंदकों आदि जीवन के झंखाड़ से होता हुआ उतर आया है आखिर सारा खून, हमारी बहसों की मासूमियत पर पसरता, खींचता हमारी स्मृति पर, याद दिलाता किसी हिस्पानिक कविता में सुरक्षित एक बिंब का, जिसमें स्वप्न और दुस्वप्न एक ही रात के दो फूल होते हैं, एक ही देह की दो नग्नताएं, जिन्हें अलग करने वाला कवि अपने हाथों को लहूलुहान कर लेता है, फिर गाता है रात के कगार पर खड़े होकर दुस्वप्न के सहस्त्र फूलों के लिए जो उसके हाथों नष्ट हो गए। रात देखती है अपनी सफ़ेद सुबहों की तरफ, रात देखती है अपनी सफ़ेद सुबहों की तरफ, आश्वस्त बचे फूलों को सहेजे, चुपचाप वर्षों से पड़ा कारतूस बंदूक में आग हो जाता है। इतना सारा खून कहाँ ठहरा हुआ था, सोचता है एक पक्षी उड़ता जाता हुआ जंगल की बगल से। ये एक लंबी कविता है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय है। मैं ठेठ स्त्रीवादी कविताओं पे अंत में आना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है स्वप्न के ये राग। हमारे आदि जीवन झंखाड़ों, जंगलों, इसमें रहने वाले लोगों को ये समर्पित है। कोई आवाज़ खुद को गाती थी, कोई पत्थर सुनता आया था उसे, कोई नदी उसका संगीत बनती आई थी। मैं जानती थी
मेरे जानने में बहुत कुछ और था जिसे कहने के लिए एक जागी हुई रात चाहिए थी। मेरे जानने में सचमुच कितनी यादें थीं, पिछली सभ्यताओं में भोगे गए दुखों की। कितना बोध इतिहास के बदलने से बदले सच का, स्वप्न के उस राग का जिसे एक स्त्री सदियों से गाई जा रही थी। मेरे जानने में थी तैरती कितनी अतृप्तियां मन को मथती, प्रेम के लिए मरी स्त्रियां, त्रासदियों की नई शक्लें, अपनी मासूमियत में बची अब तक क्रूरताओं को ढके जैसे वे उनके ही ऐब हों। मेरे जानने में थी अनेक वैसी यातनाएं जिनसे वे पैदा हुईं, गरीब, कातर, पराधीन, महत्वाकांक्षी वेश्याएं, कुछ संयमित, स्वाधीन, मेहनती, संतुलित इच्छाएं। लेकिन थे कुछ वैसे भी विलक्षण लोग जानने में जिनको याद करना स्वप्न के रागों को गाने जैसा है। मेरे जानने में है वह कवि जिसकी कविताओं से मैंने बिंब चुराए, जिससे मेरी रातें पूरी हुई, कटी बेचैन होती हुई उन्हीं के सहारे। मेरी कविता भी दिखी तभी अपनी संपूर्ण नग्नता में पूर्ण मुझे। मेरी आंखें चौंधियाई खोजती रही नाहक किसी रहस्यमय प्रकाश को। मेरे जानने में है वह भी जिसे मेरी कविताओं ने स्वयं चुना मेरे लिए, जिसे मैं खुद चाहती थी, कोई सांस जैसे चाहे अपनी ही दूसरी सांस को। मगर मेरे चाहने से क्या कुछ घटित हुआ, वह और दुरूह हुआ, गया खुद खोने किन्हीं और आलिंगनों में। ओस से भरी रात तभी रोती है, वह रिक्त है, इतनी की रिक्तता स्वयं चाहती है भर जाना किसी उन्मादी प्रणय के अतिरेक से। और वह जो रात की अमर छाया सा पड़ता था मेरी आत्मा में उगे चंद्रमा पर, एक नाव जब पार कर रही होती थी अपनी स्मृति की सबसे काली नदी। वह जानता था बहुत कुछ, जैसे वह जानता था बिस्तरों में तड़पती उनिंदी इच्छाओं को जो कभी पूर्ण नहीं होती, जैसे वह जो जानता है भीलों और उसके जंगलों को, सभ्यता की कुल्हाड़ी जिस पर चलती है, गिराती रात बिरात सैकड़ों वर्ष पुराने शाल और सागवान को। वह जानता है उस नदी को भी जो कभी शकुंतला होती है, कभी इंद्रावती। यह सब जानना सचमुच कैसा अनुभव है। अनेक ऐसे वृत्तांतों वाली सभ्यताओं को याद रख पाना, उनके एक भी दुख को ठीक से उन्हें भोगने जैसा ही है। और कौन भोग सकता है दूसरों का दुख यदि स्वयं नहीं कवि, जो सुन लेता है कुल्हाड़ी की आवाज़ सागवान पर गिरने से पहले ही, देखता है जो एक बेचैन एकाग्रता में एक भील बच्चे को अलकतरे की सड़क पर अकेले जाते हुए किसी खंदक की तरफ, टांगे अपनी अलमस्त पीठ पर किसी प्राचीन शिकारी की याद, उसके साजो सामान उपकरण शिकार के। और उसे जानना जो कवि नहीं था मगर कितना कवि सा, कविता को जानने वाला, उसे जानने को कितना गाढ़ा बनाता था। जो जाने अब कहाँ होगा किन आत्मीयताओं को खोजता। एक दिन पूरे जीवन को जिसने एक उदास रात बताया था, जिसकी जीवंत आंखें शिथिल होने का भ्रम पैदा करती थीं, असहनीय थी जो अपनी ठहरी सी तन्मयता में। एक ठंडी सुबह जो आया था लौटाने, एक अलविदा के साथ मेरा हृदय। मेरे जानने में हमेशा बची रहेगी उसकी मानवीयता और ऊष्मा, उसकी आवाज़ घुमड़ती रहेगी जिसमें उसने मुझे नाजिम की कविताएं सुनाई, जैसे उन्हीं के स्वर में। मेरे जानने में इस तरह शामिल है सभ्यताओं से छनकर आई तरह तरह की पीड़ा, सत्य के छद्म और उनके अनगणित रूप, और प्राप्त प्रेम और उसकी लालसा, डबडबाई नदियाँ, कादम्बरी, शकुंतला, और वे सब जिन्हें कुछ पता है उन काली रातों का, जिसमें स्वप्न गाते हैं अपने रागों को,
सुनती है जिन्हें रात जगी रहती है, जो उनकी नींदों में सदा। इसमें जंगल के जंगल कटते हैं, भीलों के शव, शीशम और शाल वृक्ष गिरते हैं, मनुष्य की जैसे मनुष्यता। मेरे जानने में है ढेर सारी और बातें, लिखी जाएंगी जो और कभी। अभी तो एक टीस है, एक अतृप्ति जो भरे हुए है सारे अस्तित्व को। जैसे यह सृष्टि ही है, रोने और दहकने की कोई खास जगह। जैसे राग होते ही हैं रुदन को सहनीय बनाने के लिए, उन्हें बदलने के लिए किन्हीं और अनुभवों में, जिससे बची रहे दुख की पवित्रता। और स्वप्न, उनके दमित असंख्य दूसरे राग, उनके बारे में भी और कभी और सही। अभी तो फिक्र है इस सांस की, अभी तो फिक्र है इस सांस की जो बेआवाज़ चलती है, एक नीला रंग जिसमें खुलता है, जिससे अंदेशा होता है कहीं है आसपास ही समुद्र कोई, जिसकी उठती गिरती लहरें हैं वे औरतें, वे रागनियाँ, अतृप्तियाँ, वे सुनहरी वैसी आकृतियाँ, जिसमें मेरा एक देश भी है। यहाँ से दिखता है जो जैसे कोई स्वप्न चलता हुआ, हजार हजार दुश्वारियों से भरा, जवान होती उस लड़की की तरह धीरे धीरे जिसकी छातियाँ भर रही हैं। मेरे स्वप्न, मेरे प्रेम, मेरे ज्ञान के मरमर, लौटना ही होगा हमें कल दूसरे रागों के संग, जब यह रात जो जीवन है बिल्कुल चुप होगी और हम सुन सकेंगे सागवानों के गिरने की आवाज़, जैसे अपनी ही भूलें भीतर किसी जंगल में। हम लौट ही आए फिर इस रात उन रागों के लिए जिन्हें जंगल गाते हैं, सभ्यता के आत्मतोष के लिए, उनके सम्मोहन को बनाए रखने के लिए। बची रही हैं कितनी प्रजातियाँ, कितने पेड़ अब भी गाते हैं प्राचीनतम गीत, जिनके रागों के नाम अब किसी को याद भी नहीं। इस रात जब हम लौटे हैं पत्तों की नसों में ठहरे खून को टटोलने, जब स्वप्न अपनी आंखें मूंद बेखबर रात से कुछ और देख रहा है, जब उसके और यथार्थ के बीच की झिल्ली हमारी आंखों में उतर आई है और हम साफ साफ देखने का स्वांग नहीं कर रहे। इस रात को सुनना देखने से बड़ी क्रिया है। इस रात हम सुन पा रहे हैं अभी से ही झिंगुरों के मैथुन स्वर, झन झन, कुछ और भी आवाज़ें, अनगिनत स्वर जंगलों में जो सदा से रहे हैं उनकी पहचान की तरह। आज रात जो स्वर हम सुन सकेंगे विस्तार से, वह जिसे सुनता नहीं इस स्वतंत्र देश में कोई, यह आवाज़ उनकी है जिनकी हालत बद से बदतर होती गई है। इस आवाज़ में एक रोष है, एक अजीब आग सुलगती लकड़ी में जो बची हुई, जिसकी लहक से जल जा सकता है सारा जंगल। इनकी बातों में एक ईमानदारी है, एक खरज, जो नहीं पा सकते हम उन गर्वीली आवाज़ों में भी जो उठती हैं तो सिर्फ दमन के लिए। हम सुने आज उस स्वर को जो मौतों, आत्महत्याओं, विलापों के बाद भी घुमड़ता रहता है, जैसे भूख की आवाज़ बदहवास। इस आंत से उस आंत में दुह स्वप्न के इस राग को हम सुने आज रात, जो है उनके आश्चर्य में, जैसे क्षोभ में, कि किसी ने सचमुच याद किया है उन्हें समझने के लिए, दया करने के लिए नहीं। आश्चर्य है उन्हें कि कुछ लोग अब भी हैं जो जानते हैं मनुष्य को उसकी मनुष्यता में, कि मनुष्य होते हैं कुछ करने के लिए, रचने के लिए, कुछ सुंदर, गोलियों से भून दिए जाने के लिए नहीं। हालांकि वे अब भी जानते हैं कि पीड़ा सहने से जैसे बनता है जीवन एक का एक स्वर, वैसे ही प्रतिरोध करने से भी। तभी तो बची रही हैं कितनी ही प्रजातियाँ इस विश्व की, जैसे मुंडा, भील, गोंड, उरांव अपने देश की, जिनके दुखों से ही आंखों का पानी बना, जिनकी चित्कारों से बनी तरह तरह की आवाज़ें। बस गईं जो चिड़ियों, मेढकों, हिरणों और न जाने कितने दूसरे जीवों के कंठों में, जिनके थके बिंधे शरीर से श्रम उपजा, नदियाँ, जंगल, खेत जिनकी सिसकियों से सींची गए।
यह तो किसी दिक्कू की समझ के बाहर की बात है, मगर जो लौटे हैं सुनने स्वप्न के दूसरे रागों को, उन्हें तो सुनना ही होगा दुस्वप्न के इस राग को भी। आत्मकथा की तरह जो ढोल की थाप पर देश की आत्मा के बहुत भीतर बजता रहा है, जिसे लिखना भाषा की पर्याप्तता को दर्शाने जैसा है। ढोल की आवाज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं बलात्कार की आवाज़ों को? इन्हें लिखने वाले सिर्फ रो सकते हैं। और ये कितनों के रोने और तड़पने के साक्षी, कितनों की पराजय की पीड़ा में शामिल, कटते पेड़ों की तरह कटती देहों को इन्होंने देखा है अपने बच्चों की हत्या होते, थप्पड़ खाते दिक्कू लोगों के हाथों, बेगार करते मिटते अपने भविष्य को। अपनी ज़मीन का जाना इन्होंने देखा है, अपनी औरतों का नष्ट होना, जो मिट्टी हो जाना। वही कह सकते हैं एक स्वर उन्होंने बचा रखा है, कहने के लिए कि कितना ज़रूरी है इस संसार को अपनी ही खुरेजी से बचाना। वे कह रहे हैं या कि गा रहे हैं कि वे पुराने हैं, बहुत पुराने। उन्होंने देखे हैं 640 चांद और भगवान का मरना भी, जबकि बिरसा भगवान मर नहीं सकता। जब तक तीर है और निशाना, जब तक आता है इन्हें विषकंटक से विष बनाना, निकालना, पकाना, उसे तीर पर लगाना। यह भी आत्मकथा कहने जैसा है, ढोल की थाप सा, अलबत्ता अलग ढंग से। वे हैरान हैं कैसे इस रात यूं इकट्ठा हुए हैं ऐसे लोग जो सुनना चाहते हैं स्वप्न के बचे खुचे रागों को। पुरानी नई कथाओं में जो सूक्त पड़े हैं, उन्हें चिंता है सारी बातों को ठीक से कहने की। वे जानते हैं कह पाने में ही होती हैं बातें, जैसे कहने के ढंग से ही संभव है होती है कथा। जैसे सुनने और कहने में ही है यह सृष्टि, सुनने और बजने में है जैसे अस्तित्व ढोल का। मगर कही जा रही हैं जो बातें यहाँ, चाहिए सुनने के लिए दूसरे कान, सुन सकें जो आवाज़ें भिन्नता की, सुनने के साथ साथ जो सोचें प्रकृति और समाज के बीच नए अनुबंध की दरकार है। प्रकृति और समाज के बीच नए अनुबंध की दरकार है। क्यों प्रजातंत्र बोलने और सुनने की स्वतंत्रता के अलावा सुनिश्चित करे सहजीवन तमाम जीवों का। आज जब हम एकत्र हुए हैं सुनने के लिए उन रागों को जिन्हें जंगल गाते हैं अपने जीवों के आत्मतोष के लिए, हम न छोड़े बातें अगली रातों के लिए, न सुने एक चुप में गिरते सागवानों की आवाज़ें, भीतर गिरती अपनी ही फूलों की तरह। हम तय करें आज ही, अभी, जब रात जो जीवन है फैली है हर सिमत, और स्वप्न शामिल कॉमरेड की तरह हमारी बातचीत में, कि हम दाखिल होंगे अपने होने के नए दौर में, अपनी ज़मीनों कथाओं से विस्थापित होकर नहीं, बल्कि निकलकर ढोल की आवाज़ों के साथ उसे ज़ोर से बजाते हुए। ये कविता मेरे भीतर कुछ इस तरह से थी कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। हालांकि यह एक लंबी कविता है और अपने आत्मीय लोगों के बीच में ही इसको साझा कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ मिलती जुलती ही इस तरह की कुछ कविताएं और शामिल करती हूँ। मेरे पास अभी है 15 मिनट। संपत्ति या पृथ्वी, यह किसी को बहुत पसंद है कविता। उन्हीं को मैं समर्पित करती हुई इस कविता को पढ़ रही हूँ। संपत्ति या पृथ्वी, यहाँ तो सब कुछ तुम्हारी संपत्ति है, पूरी पृथ्वी ही है निशाने पर तुम्हारे। तुम्हारी तृष्णा से कुछ भी बचा नहीं रहेगा एक दिन, सब कुछ पर होगा तुम्हारा आधिपत्य। छोटी से छोटी भावना पर निर्मम क्रूर दृष्टि तुम्हारी, जानवरों से लेकर मनुष्यों तक सब पर अधिकार है वैसे भी तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संपत्ति हैं, तुम उन्हें किसी और तरह से जानते भी नहीं। पत्नियों के स्वामी तो अनंत काल से रहे हो तुम।
मगर बच्चे इस धरती के होते हैं, जैसे तुम, हम, स्वयं भी। प्रकृति जिन्हें सोच सींचती है अपनी नम आँखों से, अपनी हवा से बनाती है जिनके मन, अपनी बारिशों से पैदा करती है वासना इस जीवन के लिए, अपने हरे, लाल, पीले, बैगनी अनगिनत दूसरे रंगों से गढ़ती है उनके अपने रंग। और अब तो उनके पास एक दूसरी कल्पना भी है, तुम्हारे स्वामित्व से उबरने की। जैसे अब स्त्री की भी अपनी एक कल्पना है, जबरन प्रेम और मोह की गिरफ्त से छूट कर इस संसार में जीने की। यह सब कुछ तुम्हारी संपत्ति नहीं। कुछ इस तरह सोच कर देखो, कितनी आबाद दिखेगी तुम्हें तुम्हारी अपनी ही स्वायत्तता। एक कविता है, अपूर्ण समय। यह एक समय है बीत जाने वाला, हो चाहे इसका रंग अभी कितना ही गाढ़ा, दहशत चाहे जितनी मारक, एक भीत ही है आखिर रेत की तरह भुरभुरा जाएगी। कितनी बौखलाहट में दौड़ रही है अभी से हवा, कि पीछे पीछे चली आती है एक दूसरी कम बौखलाई नहीं। चीरती हुई बाहर का दृश्य हमारी आंखों को जो ढांपे हुए है। लोग शब्दहीन होते जा रहे हैं, हाथों में पकड़े अपनी चुप्पियां। बेटियां जो कल तक खेलती थीं अपने आंगनों दालानों में, पेड़ों की शाखाओं से लटकाई गई हैं, हों जैसे वे कागज़ की गुड़िया। किसी दुस्वप्न की कतरने या कि फटा हुआ उसका कोई हिस्सा। यह समय यूं ही नहीं रह सकता, ये समय यूं ही नहीं रह सकता। आखिर उतारी जाएंगी ये बच्चियां हत्यारी इन शाखाओं से, चिन्हित किए जाएंगे हत्यारे। नहीं आज तो बाद आज के हिसाब किताब होगा। धूल भरी आंधी उठेगी कहीं से, अनगिनत उन आँखों को सचमुच पत्थर बनाती जिन्होंने देखी ये हत्याएं और चुप रहीं, सोचकर ये थीं दलित की बेटियां। दुख की कविताएं अनगिनत। एक कविता और, जो मृत्यु पर है। मृत्यु तुम कहाँ रहती हो? जब शाम अपने वस्त्र बदल रही हो, झपका रही हो पलकें, शाम जब अपने वस्त्र बदल रही हो, रात झपका रही हो अपनी पलकें, मृत्यु तब तुम और कहाँ से झांक रही होती हो। तुम्हारे बारे में वैसे अभी सोचना नहीं चाहती, उस अज्ञात के बारे में सोचना चाहती हूँ। जीवन सरीखी जो भीतर धसी रहती है, बाहर भीतर एक करती हुई सारे दुखों को। मृत्यु तुम अभी दफा हो जाओ, मृत्यु तुम अभी दफा हो जाओ। वैसे भी कौन सी जगह है जहाँ तुम होती हो, वहीं जाओ। क्या कहा तुमने, तो तुम हर सिम हर जगह हो, हर प्रांत हर काल में। तुम्हें कैसे पहचानूं तब? क्या तुम कोई बैक्टीरिया हो या वायरस, ट्रक या रेलगाड़ी या फिर कोई हवाई जहाज़, या वह बिस्तर हो जिस पर लोग त्यागते हैं प्राण, वह शून्य जिसमें विलीन होते हैं प्रिय। कौन हो तुम? वैसे भूख की तरह तुम्हें बहुतों ने जाना है। क्या तुम भूख हो? मगर कैसी? क्षुधा की या कि मस्तिष्क की? क्या तुम प्रेम की भूख हो? इस भूख में किस तरह मारती हो तुम मनुष्य को? क्या ऐसी भूख दूसरे जीवों की भी होती है? शायद तुम जानती हो। मत कहना, प्रेमियों से पूछो। तुम अपने साए साए करते शून्य को दिखाओ, जिसमें गई वह 8 बरस की बच्ची जिसे कई लोगों ने मिलकर मारा। बिस्तर में, बेहोशी और नींद में, पवित्र स्थल में। क्या तुम्हें देखा जा सकता है?
क्या हमारा आपस में कभी कोई सामना हुआ है? क्या तुम स्त्री सी दिखती हो, चेहरा ढके हुई? इस संसार से वैसे तुम्हारा क्या पर्दा? तुम्हारी आंखें मैं देख पाई थी उस दिन, तैरती अनंतता थी वहाँ, तैरती अनंतता थी वहाँ, अनेक परछाइयों सा तैरता समय, जो जितना दिखता था उतना ही नहीं हूँ। मैं उसी अव्यक्त धुंधलके में हूँ। क्या यहाँ मिलना संभव है खो गए लोगों से, मारी गई अलीशा से? क्या वहाँ वह सुरक्षित है अपनी देह संग? क्या वहाँ हमारे जन्म स्मृतियाँ, धोखे में परिणत होते प्रेम सब सुरक्षित होंगे? हमारे पाप क्रूरताएं क्या सब तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी साएं? मृत्यु, क्या सचमुच तुम कोई नींद हो और यह जीवन एक स्वप्न? यह बात मेरी ही कही है मगर अब पुरानी लगती है। क्या तुम पहचानी जाती ही बदल लेती हो अपना ढब? क्या तुम नई होती रहती हो, कुछ कम निश्चित, ज़्यादा निष्ठुर अपने कामों में? मेरे पास कब आओगी? क्या तुम पानी का कोई जहाज़ बनकर आओगी? मुझे अंदेशा रहता है एक दिन मैं किसी पानी के जहाज़ पर चढ़ूंगी और वह ले डूबेगा मुझे। पानी से हमेशा डर लगता रहा है मुझे, पानी से हमेशा डर लगता है। नाव पर तो चक्कर आते हैं, जल को चीरती जाती नाव की ओर मैं कभी नहीं करती अपनी आँख। मैं आसमान में ताकती रहती हूँ तब तक जब तक किनारे न पहुँचूँ। मुझे सबसे अच्छा पैदल चलना लगता है, मुझे सबसे अच्छा पैदल चलना लगता है। तुम साइकिल बनकर आना, तुम साइकिल बनकर आना और मुझे मारती हुई चली जाना। मामूली होगी यह मौत, मुझे पता भी न चलेगा। मैं एक मामूली मौत ही मरना चाहूँगी। कई तोपों की न सलामी न हो हल्ला चाहिए होगा मुझे। बस कोई भीड़ न मारे मुझे, जबरन जय श्री राम न कहलवाए मुझसे। कोई अफसर गायब न कर दे मेरी मिट्टी। जाऊँ बिना झंझट झगड़े के, बिना क्षत विक्षत हुए, जैसे हवा एक घाटी से जाती है दूसरी घाटी में, कोई चिड़िया जैसे एक डाल से दूसरी डाल पर। मैं क्या आप लोगों को मैं किसकी औरत हूँ कविता सुनाऊँ? इसको आप सबों ने सुना होगा कई बार। मैं जानना चाहती हूँ उसमें। ये पहले संग्रह में कविता आई थी, अब तो इसके बारे में क्या बताऊँ। इस कविता का एक असर है। उसके बाद मैं एक कविता पढ़ूंगी, विमला की यात्रा, अगर मेरे पास समय रहा तो। मैं किसकी औरत हूँ? मैं किसकी औरत हूँ? कौन है मेरा परमेश्वर? किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ? ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में, मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था। चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, संशय में पड़ गई वह।
समझते हुए सभी कुछ, मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लथपथ। यात्रा लेकिन यहीं समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए फिर हो सशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगे तुम। लेकिन वह हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है। और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से पूर्णतः अपनी। एक विमला की यात्रा कविता मैं साझा करना चाहती हूँ आप लोगों से, और ये आज भी सच है। अगर ये कविता 25 साल पहले लिखी गई है तो इसका मतलब नहीं कि बहुत कुछ बदला है, और जो बाद की कविताएं हैं उनमें इस तरह की पीड़ा का सिर्फ विस्तार ही हुआ है। ये कहीं से चीज़ समाज ने मिटाया नहीं, न कम किया। दिन रात स्त्री पर होने वाले प्रहार मसलसल जारी हैं। विमला की यात्रा, उसे जाना है आज शाम 4 बजे रेलगाड़ी से, जाना है पति के घर से, इस बार पिता के घर। एक घर से दूसरे जाते हैं वही, नहीं होता जिनका अपना कोई घर। 12 साल की उम्र में विमला ब्याह दी गई। जब वह गई पति के घर पहली बार, उस घर को उसने बनाया अपना, लीप पोत कर चमकाया उसे, कूट पीस कर इकट्ठा किया और रखा साल भर का अनाज। धोए सबके पाँव, सिले सबके उधड़े फटे कपड़े। कहते हैं पति का घर होता है पत्नी का घर। इस बार लेकिन विमला को जाना है दुख की ऐसी यात्रा पर, जिसके पार उतर जीवन स्वयं अपने पार उतरता है। दुख से मिल दुख किसी उजाड़ में जा भटकता है। पति की मृत्यु के बाद औरत का जैसे संसार बदलता है। सुबह से ही ठीक कर रही है विमला अपने कपड़े, संभाल रही है कसीदाकारी के लकड़ी वाले फ्रेम, रेशम के आधे अधूरे उलझे सुलझे धागे। वे कपड़े जिन पर काढ़ रखे हैं उसने, वे सारे फूल जिन्हें प्रकृति भी नहीं खिलाती, वे फूल जो अमर होते हैं और सिर्फ स्त्री के हृदय में खिलते हैं। या फिर विमला के लिए चुपचाप पति की मृत्यु के बाद आज शाम 4 बजे विमला जा रही है अपने पिता के संग कुछ दिनों के लिए बहलाने मन। वह जा रही है रेलगाड़ी से एक ऐसी यात्रा पर जिसमें कहीं नहीं आता उसका अपना घर। मन ही मन इसलिए वह मनाती है, हे ईश्वर, हो जीवन में मेरे ऐसी यात्राएं अब कम, हो मेरा एक ही जीवन, एक अपना घर जैसे है मेरी एक आत्मा। मेरा ख्याल है 1 घंटा तो हो चुका है, लेकिन एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहाँ गई थी? किसी और रंग में, और ये आखिरी कविता है, क्योंकि वो स्त्री जो सबके साथ शामिल है, एक जीवन जी रही है, उसको समझ रही है, वो आज भी
ना कहने का अधिकार उसके पास है, वो कहेगी। जहाँ ना कहना है वहाँ वो ना कहेगी। किसी और रंग में। यहाँ कहाँ से आती हुई आवाज़ है और किसकी, पीली पड़ी देह की रुग्णता हवा में जो मिली हुई, आकर अपना पीलापन छोड़ जाती है। कितना कुछ महसूस करने में है एक और देह की उन उदासियों को, वर्षों जो महसूस करने में है एक। कहाँ से आती हुई आवाज़ है और किसकी, पीली पड़ी देह की रुग्णता हवा में जो मिली हुई, आकर अपना पीलापन छोड़ जाती है। कितना कुछ महसूस करने में है एक और देह की उन उदासियों को, वर्षों से जो उससे लिपटी रहीं, जिन्हें जाना था कभी। किधर से आवाज़ आती है, अब बस करो कहीं ठहरो एक जगह, मत मिलाओ सारी खुशबुओं को एक में। किधर से यह आवाज़ आती है, अब बस करो कहीं ठहरो एक जगह, मत मिलाओ सारी खुशबुओं को एक में। जानना कितना मुश्किल हो जाएगा फिर, कौन सा स्पर्श किसका था, कौन सा स्पर्श किसका था। शब्दों पर से एतबार न उठे, इसलिए याद रखना ज़रूरी है उसका कहा हुआ। प्रेम में मरना सबसे अच्छी मृत्यु है, प्रेम में मरना सबसे अच्छी मृत्यु है। और यह भी कि संभोग भी आखिर एक मृत्यु है, छोटी ही सही, जिसके बाद मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। कई ऐसी ही बातें लगभग सांसों में समाई हुई, आत्मा से उतारी गई होंगी उसकी ही तरह। किधर से फिर यह कौन सी आवाज़ आती है, जिससे पहचानी जाएगी एक स्त्री, जिसका पीला रंग बदलने से मना करता है किसी और रंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मुझे सुनने के लिए। मैंने आज अपनी पसंद की कविताएं सुनाई। मैंने नहीं देखा कि आप लोगों की भी कोई फरमाइश थी, जिसका मुझे दुख रहेगा। हमारी फिर कभी मुलाकात होगी और हम अपनी बातों को एक दूसरे के साथ फिर साझा कर सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।